This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः भाद्रपद पौर्णिमा दिनांक 20 सितंबर 2021 चरक विमान अध्याय 1 द्रव्य प्रभाव शंखं चक्रं जलकान्दरतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुत्यां श्रुतपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगगन प्रौढदावाग्निवीरम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे यान्तेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यथार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। तत्र तैलं स्नेह औष्ण्य गौरवोपबन्धत्वात् मात्रं जयति सततम अभ्यस्यमानः। तो उसमें जो तेल है वो स्नेह औष्ण्य और गौरव इनसे युक्त होने के कारण सततम अभ्यस्यमानः ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नियमित रूप से उसका अभ्यास किया जा रहा है, सेवन किया जा रहा है, तो वात को जीतता है इस प्रकार से। तो एक दो दिन किया, कुछ एक दो महीने किया, तो उससे बाद शांत हो गया, इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। तो अभ्यंगम आचर्य नित्यम, ये जो बात कही गई है कि नित्य अभ्यंग करना चाहिए और ऐसे लगातार उसको करते रहने से बात के ऊपर काबू पा सकते हैं। कुछ दिन कुछ समय के लिए करके ये नहीं हो सकता। तो इस बात को भली भांति ध्यान में रखना है और तुरंत हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ये आशा नहीं रखनी है। तो रिजल्ट्स मिलने में समय लगता है, ये बात सही है बिल्कुल। और इसलिए सततम अभ्यस्यमानम, अगर सातत्य से उसका सेवन करते हैं तो ही वो वात को जीतता है। ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का वातो ही रौक्ष शैत्य लाघव पुण्यो विरुद्ध गुणो भवति। वात जो है वो रौक्ष शैत्य लाघव इन गुणों से तैल के विपरीत गुण इस प्रकार का होता है, विरुद्ध गुण होता है। विरुद्ध गुण संधिपाते ही भूयसा अल्पम अवजीयते तस्मात् तैलम वातम जयति सततम अभ्यस्य। तो विरुद्ध गुण संधिपात होने पर भूयसा अल्पम जीयते अवजीयते, तो जो ज्यादा है वो अल्प को जीत लेता है। अगर विरुद्ध गुणों का संधिपात हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, तो वात लघु रूक्ष शीत इस प्रकार का है। और तैल स्नेह उष्ण और स्निग्ध उष्ण और गुरु इस प्रकार का है।
तब दोनों का टकराव जब होता है तो जो ज्यादा है वो कम वाले को जीत लेता है। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, जो ज्यादा है वो कम वाले को जीत लेता है, और ये काफी जगह इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। उसमें एक अहम मुद्दा है कि वात अगर ज्यादा है और तेल कम है तो वात तेल को जीत लेगा और ये बात ध्यान में हमेशा रखनी पड़ेगी। अगर स्नेहन करने से वात का जय नहीं हो रहा बल्कि वात का विजय हो रहा है, लक्षण बढ़ रहे हैं, तो उसके दो अर्थ संभव होते हैं। एक ऐसा है कि वात बहुत ही ज्यादा है और तेल उसकी मात्रा में कम है, तो फिर वात ही तेल को जीत लेगा और वात के लक्षण बढ़ेंगे, तो उसमें ज्यादा स्नेहन करने की जरूरत है। अभी केरल में जो प्रचलन आया है वो तेल का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तेल ऊपर से डालते रहते हैं, और मसाज जो है वो उतना मसाज नहीं है, सिर्फ हाथ घुमाना इस प्रकार का है। महाराष्ट्र में जो ट्रेडिशन है उसमें मसाज में मैनिपुलेशन ज्यादा, तेल का प्रयोग कम होता है लेकिन मसाज ज्यादा करते हैं। तो उसके जरिए ये बात हो जाती है कि ज्यादा तेल होने के कारण वात को जीता जाता है। लेकिन अगर ये करने के बावजूद भी वात का जय नहीं होता है तो एक संभवतः स्थिति सामवायु है, ये भी है। वायु सामो विबद्धाग्नि साधुतंत्रांत सूचने चक्षुरादिना बहुघातम प्रवर्तयेत्। और इसमें स्नेहादेर वृद्धिमाप्नोति सूर्यमेघोदये, स्नेह से उसकी वृद्धि होती है सामवायु। तो सामावस्था अगर है तो भी लक्षण बढ़ेंगे, और निरामावस्था है और तेल कम है तो भी लक्षण बढ़ेंगे। तो उस अवस्था में सामता के लक्षण देखने चाहिए। स्वतरोध बल भ्रंश गौरा निलमता, ये जो लक्षण बताए गए हैं, तो उन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए ये समझ लेना चाहिए कि सामावस्था है तो स्नेहन नहीं करना है। वहां रूक्षण का ही फायदा इस प्रकार का होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर स्नेहन करना ही है तो बहुत ही उष्ण तीक्ष्ण वाले द्रव्यों से और अल्प मात्रा में स्नेहन करना है, जैसे विषगर्भ तेल, महाविषगर्भ तेल, इनका प्रयोग कर सकते हैं अगर स्नेहन की आवश्यकता हो तो। वृक्ष स्वेदो विधातव्य वालुका पोटलिस तथा ये जो अमवात में चिकित्सा बताई गई है वो वृक्ष स्वेद ज्यादा अच्छा है उस अवस्था में, सामावस्था में, और उससे तुरंत राहत मिलती है। मैं अदरक सरस लगाने के लिए बताता हूँ, ये मामा जोशी की ट्रेडिशन से है, तो उससे भी काफी फायदा होता है। सामावस्था अगर है और फिर अमवात जैसी कंडीशन हो या संवात जनित संदिग्धवात इस प्रकार की कंडीशन हो, तो उन दोनों में ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि पहले सामावस्था में लंघन पाचन ये सब करे, और फिर अदरक स्वरस पाचन का अच्छा काम करता है, लंघन करवाना है, और फिर पाचन करने वाली दवाइयां देनी है। चाहे ये गुकुल जो है पंचतिक्त गुकुल या फिर योगराज गोल से बना गुकुल वगैरह वगैरह जो है वो दे सकते हैं, और उसके जरिए जब पाचन हो जाएगा तो अपने आप शुभोपशम होगा। उसके आगे निरामावस्था आती है और फिर स्नेहन की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो उस समय में संतर्पण जाति का स्नेहन करना है, बला तेल, बला गुरु चरी तेल वगैरह इस प्रकार से, बला शुद्ध तेल, और वो ज्यादा मात्रा में करना, तो उससे भी राहत मिलेगी। तो ये सब अवस्थाओं के ऊपर निर्भर है और जितना अच्छा ज्ञान अवस्थाओं का होगा उतनी अच्छी सफलता होगी। अब मेरा मेन फील्ड प्रैक्टिस का कैंसर है, और कैंसर में वेदना ये एक अहम मुद्दा है। किसी भी प्रकार का कैंसर हो लेकिन तीव्र वेदना होती रहती है,
और एलोपैथी में तो एनाल्जेसिक्स इस प्रकार के देते रहते हैं। एनाल्जेसिक्स देते रहते हैं तो इम्पल्स कट हो जाता है और वेदनाओं से कुछ हद तक, कुछ देर तक राहत मिलती है, लेकिन मूल रूप से वेदना नष्ट नहीं होती। हमारे हिसाब में मूल रूप से वेदना नष्ट हो सकती है, लेकिन आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि किसके वजह से ये वेदना है। तो वेदना का प्रमुख कारण तो वायु है। वायु धातुक्षय कोपो मार्गस्यावरणेन वा, धातुक्षय से वात का प्रकोप या मार्गावरोध से होता है। और एक आम कारण है मार्गावरोध। जब आम से या कफ से मार्गावरोध है तो उसको दूर करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन ट्यूमर के जरिए मार्गावरोध है तो ट्यूमर कम होगा तभी मार्गावरोध कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ट्यूमर इतनी आसानी से जल्दी खत्म नहीं होता तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। हमारे पास एक इसोफेजियल कैंसर का मरीज था और बिल्कुल कुछ निगल नहीं पा रहा था, पानी भी नहीं जा रहा था तो एलोपैथिक अस्पताल में था और एक हफ्ते तक उन्होंने सलाइन से बात चलाई। फिर उन्होंने कहा कि कोई बचने के चांसेस नहीं है, लिक्विड डिस्पेजिया इस प्रकार का है, तो घर पे लेके जाओ। तो हमें पूछने के लिए आए तिलक महर्षि विद्यापीठ में। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, अभी तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन दवा दे दूंगा उल्टी होती रहेगी, लेकिन फिर भी दूसरी दवा देना, तीसरी बार देना, चौथी बार देना, ऐसा करते रहना। जब तक वो दवा निगल नहीं जाती तब तक दवा देते रहना। उन्होंने हाँ कह दी। फिर मैंने हीरक वगैरह ऐसे कुछ जैसा मंजिष्ठा मैं प्रयोग मिलाता हूँ जाता था और फिर वो दवा शुरू की। 5 बार दवा गई और उलट गई कुछ नहीं हो पाया, लेकिन छठी बार दवा अंदर चली गई और जैसे ही दवा अंदर चली गई वैसा पैसेज थोड़ा सा ओपन हो गया और फिर लागा सिद्ध जल और दूध ये डालने लगा और पेशेंट आगे 3 बरस तक जिंदा तो जो चंद ही दिनों में मरने वाला था, अगर पूरी तरीके से पोषण ही नहीं होगा शरीर का तो बचने के कोई चांसेस ही नहीं है। बाद में हमने बस्ती भी दी है उसको और शुरू में शोधन जाति के बस्ती दिए थे और फिर ब्रूहण के हिसाब से ये सलाइन के जरिए दूध इस प्रकार का सलाइन स्टैंड का प्रयोग करके, बोतल का प्रयोग करके सीधे दूध और उसमें समीर पत्थर डाल के इस प्रकार की बस्ती दिए थे। तो ये भी बात रही कि जैसे ये बस्ती आरंभ हो गए वैसे अवरोध और कम होता गया। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि ट्यूमर तो था, ट्यूमर के ऊपर कफ का भी आवरण था। पहले वाली जो दवाई दी गई उससे वो कफ निकलता गया, उल्टी होती रही और जब कफ का आवरण दूर हो गया तो कुछ अंदर जाने लगा, तो हमें चांस मिला कि हम ट्यूमर को ठीक कर सके और 3 बरस से काफी लंबा पीरियड है ये हमने भी सोचा नहीं था कि 3 बरस पेशेंट जिंदा रहेगा इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अगर पेन इस ट्यूमर के वजह है तो पेन कम होना बहुत मुश्किल होता है। अब एक स्थानिक अपतर्पण और सार्वधायिक संतर्पण इस प्रकार से सोच सकते हैं। तो स्थानिक अपतर्पण में जलों का लगाना
गोमूत्र वगैरह का कुछ प्रयोग करना, ऊपर से धारा करना, लेप करना। अभी ये गोमय का भी लेप करते हैं कुछ लोग, लेकिन ज्यादा उष्ण है गोमय। लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट्स मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी प्रकार से पत्र पोटली ये काम करती है। अगर सामावस्था है तो पत्र पोटली, और निरामावस्था है तो पिंडस्वेद। ये मैंने काफी लोगों में किया है, खास करके स्केलेटल मेटास्टेसिस है, चाहे प्रोस्टेट का कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे दूसरा कोई कैंसर हो, स्केलेटल मेटास्टेसिस है और बहुत दर्द है पीठ में। तो इसमें तो ये रेडिएशन दे देते हैं, रेडिएशन से वेदना कम होती है, लेकिन अस्थि ज्यादा शोषित इस प्रकार का बन जाता है, और फिर फ्रैक्चर होने की भी संभावना रहती है। और पेन फिर से दो उभर आता है। लेकिन पिंडस्वेद का अनुभव हमारा अच्छा है। अगर सामावस्था है तो पत्र पोटली शुरू से शुरुआत करो, निर्गुंडी, एरंड पत्र, सब्ज पत्र, इसका प्रयोग करो। और निरामावस्था है तो पिंडस्वेद, फला, गुड़ची, अश्वगंधा, ये मेरा कॉमन प्रचलन में है, पद्मकाष्ठ। तो इसके काढ़े में चावल पकाना और उसमें दूध डाल के फिर पिंडस्वेद करना। तो ये करते रहते हैं तो वेदना से मुक्ति होती है। वेदना का मुख्य कारण वात ही है, लेकिन सार्वधानिक अपतर्पण है, तो उसके लिए केवल दूध पे रखना। और अगर दूध 2 लीटर या उसके ऊपर जा रहा है तो काफी हद तक उसमें सुधार आते हैं। दूध जा नहीं रहा और अग्नि बढ़ नहीं रहा तो दिक्कत वाली बात होती है। तो हम ज्यादातर वर्धमान पिप्पली का प्रयोग करते हैं, 1 से 10, 3 से 30, 6 से 60 इस प्रकार से, या 10 से 100 ऐसे भी देते हैं। तो वो देने से अग्नि बढ़ती है, अग्नि बढ़ेगी तो दूध बढ़ेगा, दूध बढ़ेगी तो रसायन चिकित्सा जो है वो अच्छी भली भांति होगी और राहत अच्छी मिलेगी, ये उसमें है। तो इस तरीके से बल का विचार करते हुए, वायु का विचार करते हुए, सामावस्था निरामावस्था क्या है इसका विचार करते हुए आगे आगे जाना है। तो एक दवाई दे दी और हो गया, इस प्रकार से नहीं होता है। हर वक्त आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में सोचना पड़ता है। और इसलिए आयुर्वेदिक प्रैक्टिस काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। लेकिन फिर भी वो समाज की जरूरत है, खास करके कैंसर के मरीजों में। बाकी मरीजों में भी ये होता है, माइग्रेन जैसे भी होते हैं, अर्श का भी एक प्रकार का ये बहुत दर्द होता है, या संधिवात में जोड़ों में काफी दर्द होता है। तो लेकिन ये फिर भी थोड़े मैनेजेबल है, कैंसर का दर्द बहुत ही ज्यादा होता है। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये अहम इसमें सोचना है। तो स्थानिक में लेप है, धारा है, तो फिर ये पत्र पोटली है, पिंड स्वेद है, जलों का उच्चारण है, जो जहाँ पे ज्यादा कारीगर हो वहां उसका प्रयोग करना है। ओरल कैंसर्स में काफी बार देखा गया है कि ब्लीडिंग होता है, और जब ब्लीडिंग होता है वुंड से तो राहत मिलती है, पेन कम होता है। तो इसी को ध्यान में रख जलों का उच्चारण करते हैं। इसमें एक संभावना ये भी रहता है कि खून कम रहता है शरीर में, लेकिन खून में जो अशुद्धियां दोष के जरिए है वो खून के जरिए निकल सकती है। तो हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है, उससे आसक्ति भी आ सकती है, ये भी बात पॉसिबल है। लेकिन तुरंत राहत के लिए जलों का उच्चारण अच्छा काम करता है। मेरे पास एक मैलिग्नेंट मेलानोमा की केस थी, कि पहला मोल जब उभरने लगा, बायोप्सी हुई, पता चला कि मैलिग्नेंट मेलानोमा है, उसको निकाल दिया। फिर दूसरा उभरा, उसको निकाला। तीसरा उभरा, उसको निकाला। 5 मोल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। छठा मोल जैसे ही निकाला वैसे पूरे बदन में कैंसर फैल गया। और 300 से ज्यादा
इस प्रकार के मोल निर्माण हुए थे और एक काफी बढ़कर नारियल जितना बड़ा हो गया था। संधिकट था, बहुत पेन था, हर 4 घंटे में कोर्टा जैसी के लेता रहता था और उसमें बदबू बहुत थी, श्राव होता था। तो एलोपैथी में तो होपलेस केस थी, कुछ करने लायक था ही नहीं। तो उसको पहले त्रिफला गुग्गुल से धूपन करवाया और थोड़ा श्राव कम होने पर जलों का उच्चारण किया और भीतर दवा चलती रही। तो पेन रिलीफ काफी आ गया। दिन में 6 टैबलेट लेते थे, वो एक टैबलेट रात्रि से यहाँ तक उतर आए। और फिर 6 महीने तक जिंदा रहे। हर रोज सुबह उसकी पत्नी का फोन आता था कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, यहाँ तक वगैरह इस प्रकार से। एक दिन उसने सुबह मुझे कहा कि कल की रात बहुत अच्छी गई, उन्होंने मुझे जगाया नहीं और अच्छे से सो गए। तो मैंने कहा मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, आप एक बार जाकर देखो क्या है स्थिति उनकी। तो जाकर देखा तो उसने बता दिया कि सभी शरीर पर चींटियां चढ़ गई है। तो मैंने कहा कि ये रिष्ट लक्षण है, तो मैं आता हूँ। मेरे जाने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तो हमें पता लगने से पहले इन कीटों को पता लग जाता है कि अरे इसका स्वामी निकल रहा है, तो अब हमारा राज है इस प्रकार से। लेकिन इसमें भी तुरंत मृत्यु या बाद में मृत्यु, ये भी बात हो सकती है। उस पेशेंट में तो सेंसेशन बहुत ही कम हो गए थे, तो उसकी 1 घंटे में ही मौत हो गई इस प्रकार से। दूसरी केस मैंने अभी फिलहाल देखी, कल परसों ही देखी। 18 बरस की युवा लड़की, ऑस्टियोसार्कोमा टिबिया में वो पूरा ओपन आउट हो गया और मालूम नहीं, सभी ज्योतिष लोगों ने कहा था कि ये बच जाएगी, सुधरेगी इस प्रकार से, 2023 में ठीक हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता था। और पहले ही मैंने उसको सुझाव दिया था एम्पुटेशन का, लेकिन वो मान नहीं रही थी बिल्कुल। अब तो पूरा फैल गया था कैंसर, पेट में और लंग में चला गया। और फिर परसों सुबह मुझे फोन आया कि मैं विजिट करने के लिए जाने वाला था शाम को। मैंने कहा ठीक है, 7 बजे आते हैं। तो बोले नहीं नहीं, अभी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम अभी आ जाओ। तो सुबह उन्होंने ड्रेसिंग आरंभ किया तो उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ, नहीं तो वो थोड़ा हाथ लगाते ही बहुत चिल्लाती थी, तो उनको थोड़ा डाउट हो गया। और वो बोले कि अभी तो सांस ले रही है लेकिन बहुत मंदा चल रहा है, दिमाग चल रहा है। मैं कहा ठीक है, मैं आता हूँ। और जाकर डेथ डिक्लेयर कर दी, कुछ था ही नहीं, जीवित नहीं थी। तो ये वेदना अचानक कम हो जाना, ये संवेदना है। केवल वेदना ही नहीं, संवेदना ही कम हो जाना, ये दृष्ट लक्षण इस प्रकार का है। उसके पहले उसको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा था। उन्होंने फोन पे बताया कि एक कान से उसको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। तो इंद्रिय स्थान नाम ही इस प्रकार का है कि इंद्रियों से संबद्ध ऋष्ट लक्षण ये उसमें है। तो ये भी ये ऋष्ट लक्षण है। और फिर ये सेंसेशंस कम होते जाना वगैरह वगैरह, ये भी ऋष्ट लक्षण था। तो 1 घंटे में उसकी मौत हो गई इस प्रकार से। तो ये बात अहम है कि इस प्रकार के मरीजों में वेदना ये एक शरीर का प्रयास है कि दोषों को कुछ कार्य करने के लिए मिलता है। अभी हमारे हिसाब में सभी कार्य दोषों के द्वारा ही होते हैं, चाहे स्वास्थ्य का हो या रोग का हो। और जब किसी न किसी तरीके से इस वायु को अपना कार्य दिखाने का अवसर मिलता है वेदना के रूप में, तो उसकी थोड़ी थोड़ी तो शांति होती है इस प्रकार से।
और इसलिए ये एपिसोडिक हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए बहुत वेदना होती है, फिर कम हो जाती है, फिर होती है, फिर कम हो जाती है। जैसे वायु बढ़ता है वेदना बढ़ती है, वायु शांत होता है वेदना के जरिए व्यक्त हो जाता है, तो फिर वेदना कम हो जाती है इस प्रकार से। और ये लक्षण महावात विध्वंस में दिया गया है कि महावात विध्वंस देने की अवस्था अगर इस प्रकार से वेदना बढ़ती है और कम होती है तो वो महावात विध्वंस के लिए अच्छा कंडीशन है। सिर्फ ये है कि सामावस्था है तो महावात विध्वंस अच्छा काम करता है, विरामावस्था है तो इस अवस्था में भी बृहत्वा चिंतामणि अच्छा काम करता है। पाप्य जीरो दोनों में काम करता है और बाकी अश्वगंधा वगैरह इस प्रकार के भी द्रव्य काम करते हैं। तो पाप्यादि महुआ में अश्वगंधा ये मैंने काफी मरीजों में प्रयोग किया है। सामावस्था निरामावस्था का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादातर सामावस्था है ऐसा ही सोचते हैं, तो भी ये काम करता है। और अगर निरामावस्था है तो बृहत्वा चिंतामणि ज्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन तात्पर्य ये है कि वात का शमन करना जरूरी है। अब ये तैलम वातम जयते सततम अभ्यस्यमानम, सतत अभ्यास करने से वात के ऊपर काबू पा सकते हैं, सतत अभ्यास होना जरूरी है, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। और इसीलिए अभ्यंगम आचरण नित्यम से जरा श्रमवाता, अभ्यंग नित्य सेवन करने से वात का शमन होता है। जरा श्रम और वात ये तीनों का नाश करने वाला है, तो वार्धक्य भी दूर हो जाता है या धीरे से बढ़ता है, एकदम साथ नहीं बढ़ता इस प्रकार से। श्रम हुए है तो भी उसके लिए अच्छी राहत इसमें मिलती है, और वात अगर है तो उसका शमन होता है। तो इस सभी अवस्थाओं में एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि वात का शमन करना है, और वो कैसे करे क्या करे ये इसके बारे में अलग अलग सोचना है। केवल वात व्याधि अलग रूप से बताए गए, पित्त व्याधि और कफ व्याधि जो है वो अशीतिर चतुरशीति पित्त विकारा और विंशति श्लेष्म विकारा निकम बताए, अशीति वात विकार। लेकिन फिर भी वात व्याधि अलग निदान अलग चिकित्सा बताई गई है, क्योंकि वायु सबसे श्रेष्ठ है और वही दिक्कत वाला मामला ज्यादा है, और वेदनाओं का निर्माण करना भी वात के जरिए इस प्रकार से होता रहता है, तो उसको कैसे काबू में रखे ये बार बार सोचना पड़ता है। तो विरुद्ध गुण संधिपाते ही भूयसा अल्पम अमरीयते, अगर वात ज्यादा है तो वो स्नेह अल्प है तो उसको जीत लेगा। तो हमारा जजमेंट अच्छा चाहिए कि इसमें ज्यादा स्नेहन की जरूरत है या स्नेहन देना ही नहीं है। रूक्षणी पहले करना है या पिंडस्वेद पत्र पोटली करना है, नहीं तो पिंडस्वेद करना है तो गंभीर पिंडस्वेद करे, संतर्पण वाला नहीं करे, अपतर्पण वाला करे, ये भी बात हो सकती है। और उसके जरिए सामवायु पर नियंत्रण पाएंगे तो भी वेदना कम हो। और निराम अवस्था है तो ज्यादा मात्रा में स्नेहन करना है, ग्रहण करना है, तो फिर उससे भी राहत मिलेगी। लेकिन ये एनाल्जेसिक जैसा नहीं है कि गोली दे दी और वेदना का शमन हो गया, ऐसी तो बात नहीं है। तो हमारे हिसाब में ये काफी दिक्कत वाला मामला होता है, और फिर उसको भली भांति सुलझाना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहता है। सर्पी खलु एवं एवं पित्तम जयति माधुर्या चैत्यात मंदत्वाच, तो उसी प्रकार से घी भी पित्त को जीत लेता है, माधुर्य शैत्य और मंदत्व इन गुणों से। पित्तम ही अमधुरम उष्णम तीक्ष्ण, पित्त जो है वो मधुर नहीं है, ये अजीब बात होता है, कटु अम्ल लवण इस प्रकार का कुछ भी निर्देश नहीं दिया है रसों के बाद। सर्पी मधुर है और पित्त मधुर नहीं है, अमधुर है। बाकी घृत शीत है और
पित्त उष्ण है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये मंद है और ये तीक्ष्ण इस प्रकार का है, तो ये भी बात सही है। तो घृत का निरंतर सेवन करते रहने से पित्त की शांति हो। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखनी है, साम पित्त है तो न सिर्फ केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषता, तो घृत नहीं देना है सामावस्था में। तो उसमें पहले पाचन करना है, और पित्त के लिए पाचन तिक्त रसी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बाकी कटु अम्ल लवण ये तीनों रोज पित्त को बढ़ावा देने वाले हैं। तो तिक्त रस से पाचन करवाना, लंघन करवाना, लंघन भी देखकर करवाना कि ज्यादा लंघन से अगर तकलीफ होती है पित्त के वजह यदि, तो वो भी कम ही करना है, या लघुअन्न देना है, पूरा अनशन नहीं करना है। और फिर जहां योग्य हो वहां पे सर्पित पान करना है। महातिक्त का घृत इसमें एक बेहतर चॉइस है, या धात्र्यादि घृत एक चॉइस है। महातिक्त का घृत में तिक्त रसात्मक द्रव्य है, और धात्र्यादि घृत में मधुर रसात्मक। तो मैं काफी लोगों में धात्र्यादि घृत का प्रयोग करता रहता हूँ, और ये महाकल्याण का घृत और धात्र्यादि घृत दोनों को साथ में देता हूँ, या रक्त कल्याण का घृत और धात्र्यादि घृत इनको साथ में देता हूँ। और जहाँ सामावस्था का संबंध है वहां महातिक्त का प्रयोग करें, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो शरद ऋतु में बताया गया है कि पित्त से सदृश पान, महातिक्त का घृत का सेवन करना चाहिए इस प्रकार से। और सामावस्था प्रायः रहती है, तो वो बेटर चॉइस इस प्रकार का है। बहुत ही सामावस्था है तो लंघन पाचन नहीं करवाना, ये अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और उष्ण तीक्ष्ण इन दो गुणों के खिलाफ ये शीत और मंद, ये दो गुण ज्यादा अच्छे हैं। और मंदो यात्रा कर स्मृता, एक यापन मंद गुण से होता है, ये स्थिति बनाए रखना, ये काम मंद गुण से अच्छा होता है। अभी हुआ है ऐसे कि लोगों ने घी को नाहक बदनाम कर दिया है, और जिनकी संपन्नता अच्छी है, आर्थिक संपन्नता, वो भी घी से दूर हो गए हैं, वो भी घी नहीं लेते। बाकी आम लोग जो है उनके लिए घी बहुत महंगा है, तो वो भी नहीं लेना चाहते हैं इस प्रकार से। तो ये बात छोड़नी है। लेकिन घी जो लेना है वो देसी गाय का ही घी लेना है, जर्सी गाय का। दुर्दैव से अभी सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बड़ी मात्रा में घी बनाती है, वो सभी जर्सी गाय के घी का प्रयोग करती है, क्योंकि उतने बड़े पैमाने पर देसी गाय का घी अवेलेबल ही नहीं, और कॉस्ट भी ज्यादा है। हमने अभी ये प्रयास किया है कि राजस्थान और गुजरात से घी आता है, वो 1200 रुपये किलो, और बाद में थोड़ा कम भी किया, और ये जो कुरियर चार्जेस जो है वो लेकर 1200 रुपये तक हमें हो सकता है। तो एक फिर भी काफी सस्ता है, क्योंकि जर्सी गाय का घी वैसे 500, 550, 600 रुपये इतना है, ये दुगना है उसका। फिर भी यही वास्तव में दूध है देसी गाय का, और उसी का घी लेना चाहिए। तो जैसे अभी दूधपापेश्वर ने प्रीमियर ब्रांड एक अलग निकाला कि इसमें स्वर्ण वगैरह जो है वो जितनी संतुष्ट मात्रा है उसमें मात्रा में डालेंगे, तो प्रीमियम कह रहे हो, तो उसकी प्राइस काफी ज्यादा रखी, और उसको कम करके नॉर्मल ब्रांड लगा दिया। उसी प्रकार घी में अगर प्रीमियम ब्रांड आता है, देसी गाय के घी का ही सही, लेकिन बाकी सब द्रव्य वही रहेंगे। प्रीमियम ब्रांड में देसी गाय का घी होगा, और इसमें जर्सी गाय का होगा, और धीरे धीरे उसको घटाते जाना है, और प्रीमियम ब्रांड को ही मार्केट में रखना है। वैसे एलोपैथी की दवाइयाँ काफी महंगी होती है, और तो बताते हैं नहीं नहीं ये लेना ही है, तो लोग लेते हैं। उसी प्रकार से देसी गाय का ही घी प्रयोग में लाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वास्तव में। अगर देसी गायों की संख्या बढ़ेगी तो ये आसान होगा।
और हमें ये भी देखना है कि केवल घी से ही सब मुनाफा पाना है, ऐसा नहीं करना। उसके साथ अगर नैसर्गिक खेती होती है, उसमें जो भी अनाज वगैरह आते हैं या औषधीय वनस्पतियों का अगर जिक्र होता है, तो ये पॉसिबल है कि ब्रेक इवन जल्दी आएगा। और सिर्फ घी से ही मुनाफा नहीं कमाना है, बाकी चीजों से भी मुनाफा कमाना है। तो घी की प्राइस कम हो सकती है, फिर आम लोग भी उसको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और पहले जमाने में अच्छा घी मिलता था, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी मिलावटें भी आ गई है और कहना मुश्किल हो गया है। तो अगर देसी गाय का घी नहीं मिलता है तो भैंस का घी लेना वैसे बेहतर है, देसी गाय के घी की बजाय। लेकिन उसमें भी प्रामाणिकता होनी चाहिए कि ऑक्सीटोसिन नहीं देना है प्राणियों को, और नेचुरल खाद्य देना है। तो फिर ये बात बनेगी कि अच्छा घी मिले और फिर उसका प्रयोग कर सके। फिलहाल ये काफी मुश्किल बातें लग रही है, लेकिन धीरे धीरे गिर गाय का प्रचलन बढ़ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ दिनों में ये हमें सुधार इसमें आ जाएगा और देसी गाय के दूध का घी का उत्पादन बढ़ेगा। किती वाजता नहीं नहीं माझं मोबाईल केलं तर चालेल। देसी गाय के घी का प्रचलन बढ़ेगा और पित्त के शमन के लिए या स्वास्थ्य के लिए वही अच्छा है। वो नहीं मिल रहा तो भारत में तो भैंस का दूध काफी प्रचलन में है, तो कम से कम उसके बारे में ट्रिक्स नहीं की जानी चाहिए। नेचुरल फीडिंग इस प्रकार का होना चाहिए और फिर उसके जरिए अगर हम घी का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन देसी गाय के घी का ही प्रचलन ज्यादा होना ये सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार का। तो पित्तम अमधुरम उष्णं तीक्ष्णं च मधुरष्माणं जयति रौक्ष्यात् तैक्ष्ण्यात् कषायत्वाच्च। मध जो है वो कफ को जीत लेता है। रौक्ष्य, तैक्ष्ण्य और कषाय, ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। तीक्ष्णत्व ये ज्यादातर उष्णवीर्य से जुड़ा होता है, जैसे कि चित्रक वगैरह से, मिर्ची वगैरह से, मरीच वगैरह सभी में उष्णत्व तीक्ष्णत्व साथ में है और कठोर रस है। मध में कषाय रस है। शीत वीर्य है। ये बड़ी अजीब बात है। यहाँ कहीं सेमिनार में बहस हुई कि मध शीत है या उष्ण है। लोगों में प्रचलन है कि मध उष्ण है। उष्णम उष्णार्थम उष्णे च युक्तम च उष्णे निहंति तत्, ये सूत्र है। तो अगर मध गर्म किया जाता है, पित्त प्रधान व्यक्ति में दिया जाता है और उष्ण काल में दिया जाता है, तो वो मारक होता है, ऐसा गर्भन निर्देश है। तो काफी बहस हुई कि मध शीत शीत है या उष्ण है। तो मोयले ने कहा कि मैं प्रयोग करके बताऊंगा मध शीत है या उष्ण है। वास्तव में अष्टांग संग्रह में स्पष्ट रूप से शैत्याचाल्पम ये दिया है, शैत्य शीत ये दिया है, उसका ग्रंथों में दिया है। उसमें बहस होने की कोई संभावना ही नहीं चाहिए। अजीब है, इतने बुजुर्ग लोग हैं और ग्रंथों का रेफरेंस मालूम नहीं है किसी को। बहस इस प्रकार की बातचीत है, उसमें ये थोड़ा अजीब है। तो उन्होंने मधुचर्या आरंभ किया और मरीज को केवल मत पे रखना, इस प्रकार से उन्होंने किया। तो इसमें एक बात अहम ऐसी है, वारना व अमूल से म्हशी से दूध दूध मिलते, ये तो सही है, लेकिन ऐसा है चितले का भी मिलता है पुणे में। अभी इनका पालन जो है, वो पालन या महिषी पालन, ये आधुनिक तरीके से होता है। पशु खाद्य देते हैं जो नैसर्गिक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और फिर दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन दे देते हैं, हार्मोन दे देते हैं।
तो नैसर्गिक रूप से अगर फार्मिंग होगा, एनिमल फार्मिंग होगा, तभी उसके बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो ये मुश्किल है। अब मैं तो कर रहा हूँ, यहाँ हमारे पास 7 गायें हैं, 2 उसमें से दूध देने वाली है, दोनों अभी गर्भार है। तो अभी दूध का उत्पादन काफी कम है, लेकिन जो उनके बछड़े हैं वो अभी उम्र में आ जाएंगे, तो ये बढ़ता रहेगा सिलसिला विकास। लेकिन हमें तो मालूम है, हम पूरा नैसर्गिक ही खाना दे रहे हैं, कुछ भी इस प्रकार का नहीं कर रहे। लेकिन हमारा प्रोडक्शन घी का बहुत ही कम है, जो हम घर में ही लाते हैं। बाकी बाहर बेचने का सवाल ही नहीं है, घर में ही उसका प्रयोग होता रहता है, बाकी औषधियों में भी नहीं प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सच्चे ढंग से ये किया जाए, 40-50 बरस पूर्व सब व्यवहार जो थे वो प्रामाणिकता से थे, इस प्रकार के कोई बाहर उपलब्धि भी नहीं थी, हार्मोन देना वगैरह इस प्रकार से नेचुरली फूड था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिक्कत ही नहीं। अब ये काफी प्रलोभन है कि थोड़ा हार्मोन दे देंगे, दूध बढ़ जाएगा, मुनाफा बढ़ जाएगा, लोग इसमें आ जाते हैं और फिर फंस जाते हैं इसमें। वो प्राणी का भी नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है इसे। तो नैसर्गिक होना बहुत जरूरी है, और ये अगर नहीं होगा तो सभी के लिए ये चिंता का विषय इस प्रकार का। तो उन्होंने मधुचर्या आरंभ किया और कफ प्राधान्य है तो मत देना आरंभ किया, और फिर करोति शिशिरं पुनः नादनं जीवनम स्तंभम प्रसादम तत्प्रत्ययो, ये जो बताए तत्रोषम भ्रमतुर्जानि स्वेदना शमंच मात कफयो, ये उष्णवीर्य के बारे में वाक्य में जो लिखा है, इसमें से एक भी लक्षण मधुचर्या में नहीं दिखे, बल्कि जो शीतवीर्य के लक्षण है वो उनमें दिखे, तो उन्होंने फिर डिक्लेयर किया मत शीतवीर्य है। प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया कि मत शीतवीर्य। ये व्यर्थ ही प्रयास था, ग्रंथों में अगर स्पष्ट रूप से मत शीत है लिखा है तो मत उष्ण है ऐसा सोचना भी गलत था। फिर उसमें हुआ ऐसे कि मत का अजीर्ण हो गया, और नहीं कष्टतमं किंचित तद अजीर्णा, ये बताया गया है कि मत का अजीर्ण बहुत ही कष्टदायक है, फिर ये विषज ऐसा हो जाता है, और फिर उष्ण चिकित्सा नहीं दे सकते, शीत चिकित्सा तो देखा तो कोई फर्क यही नहीं, केवल लंघन करते रहना। तो एक मरीज में भी हुआ और उनके खुद के बेटों को भी मतलब जीवन हुआ मुझे ले लेके। और फिर उन्होंने बता दिया कि लंघन या कफ की पहली चिकित्सा है, निराम अवस्था है, अग्नि अच्छा है तो ही मधु देना है, नहीं तो मधु नहीं देना है, इस प्रकार से। तो ये बात तो सही है। कफ की प्रथम चिकित्सा लंघन ही है, लेकिन अगर निरामावस्था है, अगर अग्नि अच्छा है और कफ बड़ा है तो मधु दे सकते हैं। ऐसा काशीकर ने मुझे बताया था कि वो बालकों में मधु चटाते थे, सीतोपलादी चूर्ण दे दिया, उसके साथ 1 चम्मच मधु इस प्रकार का दे दिया। सीतोपलादी का काम कम और मधु का ही ज्यादा, क्योंकि बाल कफ प्रधान होते हैं। और मध उत्तम कफ शामक इस प्रकार। अभी दिक्कत वाली बात यह है कि मध में 40% शुगर ऐड करने के लिए गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी, तो ये बिल्कुल गलत है। विदेशों में ऐसा नहीं होता, विदेशों में प्योर हनी मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का एक हनी है पर्टिकुलरली, बहुत ही अच्छा इस प्रकार का है। तो मैं पहले लाता था, विदेश जाता था तो वहां से मधु लेके आता था। अभी शारंगर का कहना है कि उसका मधु प्योर है और मधु शर्करा बनती है उसमें। या सातमाह का मध अच्छा है। तो उसका प्रयोग करेंगे, मैं यहाँ कोकण में करने वाला हूँ। अभी पेड़ पौधे जरा और बढ़ेंगे तो मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं। और एक मधुमक्खी का पेटिका से 10 किलो तक मध मिलता है, 5 पेटियां रखो तो 50 किलो तक बरस में मिलेगा, और फिर बढ़ा सकते हैं उसको। तो मैं सोच रहा हूँ अभी, लेकिन इसे
3-4 बरस लग जाएंगे. शुगर ऐड करण्याची परवानगी काय कारणाने दिली जाते? उतना पर्याप्त उत्पादन नहीं है इसलिए दी जाती है. नीरा में भी ऐसा ही किया. नीरा में जो मिलती है वो नेचुरल नहीं है, उसमें शुगर डालते हैं, शक्कर डालते हैं. ते मूर्खता है. अगर आपको प्योर फॉर्म में कम मिलता है तो ज्यादा दाम पे बेचो, उसमें कोई संदेह नहीं है. लोग सिगरेट पी सकते हैं ऊंची, लोग दारू पी सकते हैं ऊंची, तो मत क्यों नहीं, अच्छी क्वालिटी का मत क्यों नहीं लेना है, नीरा क्यों नहीं लेंगे है. लेकिन मालूम नहीं कि क्या किस प्रकार से बनता है ये, और फिर लोग लेने वाले ज्यादा बढ़ जाते हैं, मुनाफा कंपनी को होता है वगैरह. लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? अगर इसके जरिए ये फिर बिगड़ जाती है, आरोग्य बिगड़ जाता है, तो करने का कोई मतलब ही नहीं है इस प्रकार से. तो मैं सुझाव दूंगा कि जिनके भी खेत है, जिन वैद्यों की भी खेत है, अगर पॉसिबिलिटी है तो पहले तो नैसर्गिक खेती करनी है, तो नहीं तो मधुमक्खी आएगी नहीं. और फिर इनका कहना है नेचुरल फार्मिंग के लिए मधुमक्षिका बहुत अच्छे है, मत छोड़ दो, लेकिन परपरागी भवन ये जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और उससे उत्पादन बढ़ता है, उसके लिए मधुमक्षिका पालन आवश्यक है. तो ये एक अलग ही चीज है कि हम किस कार्य के लिए किसका प्रयोग करेंगे. और वैसे मधुमक्षिका पालन अगर अच्छी भांति भली भांति कर सकते हैं तो मध का भी उत्पादन मिलेगा, साइड प्रोडक्ट रहेगा. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए उत्पादन बढ़ेगा, ये उसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है. और नैसर्गिक खेती करेंगे तो ये आएगी. अभी यहाँ मैं कोकण में हूँ, सामने काफी पंछी है, और ये बहुत सुहाना वातावरण है जो कभी अभी के खेती में नहीं दिखता है इस प्रकार से. वैसे बटरफ्लाई भी प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन बटरफ्लाई में ये बाकी मध का एडवांटेज नहीं मिला, परपरागी भवन तो उसमें भी होगा इस प्रकार से. और नेचुरली अगर बटरफ्लाईज को ग्रो कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है. तो मध एक अहम दवा है. और श्लेष्मा स्निग्धो मंदो मधुरश्च, तो श्लेष्मा स्निग्ध मंद और मधुर इस प्रकार का है. और ये रूक्ष है मध, तीक्ष्ण के खिलाफ मंद इस प्रकार का है, और मंद के खिलाफ तीक्ष्ण इस प्रकार का है. और वो कषाय रसात्मक है मधु, और कफ मधुर रसात्मक है, तो कषाय रस वैसे भी कफ का शमन करने वाला इस प्रकार का है. यच्च अन्यदपि किंचित द्रव्यम एवं वातपित्त कफिभ्य गुणतो विपरीतम स्यात् चेत चेता च एतान जयते अभ्यस्यमान. इसी प्रकार का दूसरा कोई द्रव्य हो जो वातपित्त और कफ के गुण के विपरीत इस प्रकार का हो, तो वो इन दोषों को जीत लेता है. अभी रसोन काफी लोगों के प्रचलन में है, और काश्यप संहिता में रसोन के बारे में काफी जिक्र किया गया है, काफी महत्ता बताई गई है. तो ये भी स्नेह, औष्ण्य, गौरव, इनके जरिए बात को जीतने वाला रसायन है, तो उसका नित्य सेवन ठीक रहेगा, ऐसा है थोड़ा सा. अभी जो धार्मिक संकल्पना के कारण रसोन या प्याज नहीं लेते हैं, उसमें उसके वृक्ष गुण का संबंध है, वृक्ष कार्य का संबंध है. कि कामेच्छा बढ़ती है रसोन सेवन से, और इसलिए चातुर्मास में उसका सेवन नहीं करना है, ये लोग बताते हैं इस प्रकार से. लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि गुण और दोष उन दोनों को देखकर वर्षा ऋतु में तो ये अच्छा है ज्यादा रसोन. शरद ऋतु में नहीं लेना है, उसमें संदेह नहीं है. वैसे शैत्य में तो लेते हैं, उसमें भी संदेह नहीं है. ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु इन दोनों को टांग कर वर्षा ऋतु में वैसे वो सेवन अच्छा है, लेकिन अभी धार्मिक संकल्पना के कारण चातुर्मास में सेवन नहीं किया जाता, ये बात अहम है. और पलांडु जो है
वो उसी के गुण वाला, लेकिन शीत वीर्य है। हरति केवलम वातम, केवल वात का हरण करता है, और रसोन जो है वात और कफ दोनों का हरण करता है। सिर्फ किसी को मत सूट नहीं करता, क्या उनमें रूक्ष गुण तारतम्य से बढ़ा हुआ होगा, इसलिए प्रॉब्लम होती है। मैंने तो देखा नहीं है मत सूट नहीं करता इस प्रकार से, लेकिन एलर्जी किसी भी चीज की हो सकती है, बता नहीं सकते इस प्रकार से। तो उसका संगठन, उसके शरीर का संगठन और मत किस प्रकार से निर्माण किया गया है। अभी हमारा जो मत का क्लासिफिकेशन है वो हनी बीज बी के जाति पर निर्भर है। पौष्कर वगैरह ये जो जातियां बताई गई है, प्रजातियां बताई गई है मधुमक्खी का। और अभी जो प्रचलन है वो किन पेड़ पौधों से मध इकट्ठा किया जाता है, हरड़े का है या कासुई का है। ये थोड़ा अजीब है, और इसके बारे में थोड़ी बहस होनी जरूरी है। हमें समझ लेना चाहिए उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार का है और हमारा क्लासिफिकेशन किस प्रकार का है। सेंट्रल हनीबी रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार की एक बड़ी संस्था है, पुणे में ही है वास्तव में। और संभवतः वहां का मत प्योर होना चाहिए, मालूम नहीं गवर्नमेंट अलाउ करते है उसमें भी शक्कर डालते होंगे, कुछ लेना चाहिए उसमें। लेकिन पौष्कर, भ्रामर वगैरह इस प्रकार से मधु के अलग अलग प्रकार हैं, और हमें उस क्लासिफिकेशन पर चलना है और उसके हिसाब से संचय करना है या प्रयोग करना है। और चिकित्सा में भी ये अलग अलग है, अलग अलग नाम से बताए गए हैं कि पौष्कर देना है, भ्रामर देना है, इस प्रकार से। तो वो सोच समझकर उनके लिए ये अच्छा होगा। अगर हम दूसरा कोई मत दे दे तो शायद पॉसिबिलिटी होगी कि वो कुछ नुकसान करेगा, एलर्जी होगी किसी को। तो ये थोड़ा देखना चाहिए कि किस प्रकार से करना है। और मत का प्रचलन कैसे होना है। मैंने एक अच्छी बात, अमेरिका में मेरा इंटरव्यू हुआ था और उसमें हार्मोन्स के ऊपर था। तो फिर उसने पूछा कि दूध की एलर्जी बहुत सारे लोगों को होती है तो कैसे करेंगे उसके बारे में। मैंने कहा कि ये जो एलर्जी होती है वो फॉर्म फीड या फिर जो जर्सी गाय का दूध है उसकी होती है देसी गाय के दूध की वैसी एलर्जी नहीं देखी है, और माँ के दूध की तो एलर्जी कहीं भी नहीं देखी। माँ का दूध तो सबसे श्रेष्ठ है। वो न कम है तो उसको बढ़ाने के बारे में सोचना है, लेकिन उसकी एलर्जी किसी बच्चे को होगी ऐसा कभी भी सुना नहीं। तो वो मान गई हाँ माँ का दूध का तो एलर्जी नहीं होती है, लेकिन ये बाजार में दूध मिलता है वो तो एवन मिल्क है, जर्सी गाय का मिलता है, और उसको काफी बच्चों को तकलीफ होती है। तो ये दूध का प्रॉब्लम है लैक्टोज इंटॉलरेंस ये जो है। तो मैं बताता रहता हूँ कि कौन सा दूध दे रहे हैं वो देखो, जर्सी गाय का है तो बंद करो, देसी गाय का दे दो, अगर बकरी का दूध मिलता है तो वो दे दो, और दूध बढ़ाने की कोशिश करो, माँ का दूध बढ़ाने की कोशिश करो, तो वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा फिर भी अगर होता है तो दूध बंद ही रखना है, लेकिन सोया मिल्क, बादाम मिल्क ये उसका ऑप्शन ही नहीं है, ये मिल्क ही नहीं है, ये सोया है और बादाम है तो उसको सोया और बादाम के गुणधर्म लागू रहेंगे, उसको मिल्क के गुणधर्म लागू करने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन एलोपैथी में सुझाव दे देते हैं कि ठीक है आप ये पसंद नहीं हो रहा तो आप सोया मिल्क शुरू करो, आप बादाम मिल्क शुरू करो, इस प्रकार से। और लोग मानते भी है, ये बड़ा अजीब है। और वैसे सोया भी कंट्रोवर्शियल है, तो सोया मिल्क क्यों लेने का और वो मिल्क ही नहीं है वास्तव में। अभी यूएई में देसी गाय के दूध के अगर पाउडर बिकती है तो एक अहम मुद्दा रहेगा क्योंकि काफी मार्केट वहां पे, वहां अभी काफी रिसर्च हो चुका है, जुवेनाइल डायबिटीज का प्रमाण बढ़ रहा है।
और उसका कारण जर्सी गाय का दूध है, या भी उन्होंने भी समझ लिया है, लेकिन अल्टरनेटिव ही नहीं है। वो तो पूरे डिपेंड है दूसरे देशों पर। अभी अभी मैंने सुना कि थोड़ा गाय पालन वगैरह इस प्रकार का शुरू किया है उन लोगों ने, क्योंकि वहाँ ग्रास लगाना भी काफी मुश्किल है। तो लेकिन एक मिरेकल गार्डन है दुबई के नजदीक, तो ये अद्भुत है। खाती देशों में इस प्रकार का मिरेकल गार्डन बनाना ये आसान नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो बनाए। तो ये भी हो सकता है कि ग्रास इस प्रकार के बढ़ाए और फिर देसी गाय का आरंभ करे, और दूध जो है वो देसी गाय का ही मिले, घी वगैरह जो है देसी गाय का ही मिले, इस प्रकार से कर सकते हैं थोड़ा सा जर्सी गाय को छोड़। तो सभी में परिवर्तन आएगा, बाकी स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आएगा, और ये जुवेनाइल डायबिटीज का जो खतरा है वो तो टल जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करना आवश्यक रहेगा। तो मधुचर्या केवल अगर निरामकप है तो ही करनी है, नहीं तो नहीं करनी है, ये बात ध्यान में रखनी है। अतः खलु त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुञ्जीत अधिकम अन्येभ्यः द्रव्येभ्यः तथा पिप्पली क्षारा लवण। तीन जो द्रव्य है वो दूसरे द्रव्यों की अपेक्षा ज्यादा प्रयोग में नहीं लाने हैं। इसमें पिप्पली क्षार और लवण ये तीन बताए गए। तो ये भी एक बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का है। लवण के बारे में एलोपैथी में सोच की गई है, और मैं मानता हूं कि जैसे एलोपैथी में काफी रिसर्च बहुत सारे द्रव्यों के बारे में हुआ है, वैसे हमें जैसे ये कृमि वगैरह जो है कीटक इस प्रकार से, उसका पूरा लाइफ साइकिल क्या है, यह एलोपैथी में अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है। तो उसी प्रकार से रसों का साइकिल क्या होता है सृष्टि में और शरीर में, इसके बारे में बहस करना जरूरी है, स्टडी करना जरूरी है। तो लवण रस से शुरू करें क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होगा। लवण के बारे में एलोपैथी में काफी काम हुआ है, खास करके ब्लड प्रेशर के लिए लवण नुकसान करने वाला है, इस प्रकार का ब्लड प्रेशर निर्माण करने वाला है। तो ये तो बात मालूम है, और हमारे हिसाब में भी लवण ज्यादा सेवन नहीं करना है, ये भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। लेकिन उसका नेचर में साइकिल क्या है और शरीर में जाने के बाद उसका साइकिल क्या है, ये अगर सभी रसों के बारे में बताएंगे उसके लिए प्रयास करेंगे, तो ये आयुर्वेद का अलग योगदान है, जो एलोपैथी में कहीं उसकी सोच भी नहीं है, रसों की ही सोच नहीं है, तो आगे उसके बाद आगे तो सोचना मुश्किल है। और हमारे ग्रंथों में इसके बारे में काफी बहस है कि उसके गुणकर्म क्या है, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या होता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के बारे में। लवण म्हणजे सगळे लवण का, आपण रोज सैंधव सेवन केले तरी त्यात क्षारीय कंटेंट असतोच ना, ज्यादा नहीं करना है, वही लवण यानी कि सभी लवण, सैंधव भी ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि ये लवण के बारे में इन जनरल निर्देश है। उसमें बेहतर है कि आप सैंधव लवण का सेवन करेंगे तो अचक्षुष्य तो नहीं रहेगा, चक्षुष्य रहेगा ये कम से कम। लेकिन वैसे भी लवण का सेवन कम ही करना है, ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और कल शायद इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि लवण, समुद्र लवण मुख्य है क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध है, और अभी टाटा सॉल्ट जो है तो पूरा केमिकल ये बाय प्रोडक्ट है केमिकल इंडस्ट्री का, उसका समुद्र से कोई संबंध नहीं है। तो इसके जरिए काफी मुसीबतें आ रही है टाटा सॉल्ट के लिए। तो समुद्र लवण का प्रयोग करना है, खड़े मीठ
इस प्रकार से अभी मिलता है, इसके ऊपर बीच में बैन आ गया था, लेकिन वो सबसे बेहतर है अगर साबुत लवण करना है तो। और नहीं तो फिर उसको पानी में डाल के वो पिघल जाए और फिर अशुद्धि निकाल दे और फिर इवेपोरेशन करके समुद्र लवण प्राप्त करें, जो पहले मीठा घरों में होता था। तो वो बेटर चॉइस इस प्रकार का है। और सैंधव लवण इन कभी कुछ लोगों के लिए अच्छा है। सभी सैंधव लवण का प्रयोग करेंगे तो उसकी कमी हो जाएगी, वो इतनी मात्रा में उपलब्ध है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी रुकते हैं, चल आगे जाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि वैद्यवर्गो हि ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारा।